जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनुराग बघेल और भौतिकी प्लस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। नीट 2025 का पेपर एकदम आ चुका है और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आखिरी में कैसे पढ़ा जाए, नीट 2025 का पेपर कैसे अटेम्प्ट करा जाए। कुछ डरे होंगे, कुछ घबराए हुए होंगे, क्योंकि डॉक्टर बनने का सफर इतना आसान होता तो हर कोई नीट का पेपर ना निकाल लेता। लेकिन चलिए, इस डर को कम करने के लिए आपके सामने एक बार फिर से मैं आ चुका हूं। मैं वो चीजें बताऊंगा जो आखिरी में आपको करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस्ट करने के लिए, और वो भी चीजें बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में अपने इस डर को कैसे आप कम कर सकते हैं, एक अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। याद रखना, सिलेक्शन का होना ना होना पढ़ने से ज्यादा माइंडसेट पे डिपेंड करता है। बोलो किस पे डिपेंड करता है? माइंडसेट पे। और जीवन में मैंने कई लाइन पढ़ी थी, अगर पॉजिटिव माइंडसेट है तो कौन सी ऐसी चीज है जो हासिल नहीं की जा सकती। तो इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव माइंडसेट। लेकिन चलिए पहले अपन टॉपिक पे आते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। हमारा जो डिस्कशन का विषय है वो है कि यार एक्सीलेंट स्ट्रेटजी में आपके सामने, वो तो मैं हमेशा लेके आता हूं, एंड पावरफुल स्ट्रेटजी। ठीक है, अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आखिरी टाइम पे कैसे पढ़ना है इसको समझते हुए चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात भाई, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स कौन कौन से अपने क्लास 11th में है, 12th में है। ठीक है, 11th में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। चलो, हर साल इसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोलो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक या दो क्वेश्चन कहां से उठ सकते हैं? आखिरी टाइम है ना, जानना जरूरी है ना कि एक या दो क्वेश्चन कहां से उठ सकते हैं। तो भाई मैं आपको बता रहा हूं, एक या दो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन क्या है। क्या बोल रहा हूं मैं? एलिमेंट की पोजीशन क्या है, एलिमेंट की पोजीशन क्या है, कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, एंड उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जितनी भी, उनका ट्रेंड क्या है, उनका ट्रेंड क्या है, और ट्रेंड के साथ साथ उसके एक्सेप्शन कौन से देखने को मिल रहे हैं। बोलो क्या? ट्रेंड के साथ साथ उनमें एक्सेप्शन कौन से देखने को मिल रहे हैं। यहां से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, आजकल ऐसे सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की कौन सी मेटल, नॉन मेटल, इनके ऑक्साइड कैसे होंगे, हाइड्रोक्साइड कैसे होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो एक से दो क्वेश्चन जो आएंगे इसी के इर्द गिर्द आपके घूमते रहेंगे, लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ है। कहां से पढ़ना है? एनसीईआरटी। बार बार कहूंगा एनसीईआरटी के बाहर इनऑर्गेनिक में पिछले 15 सालों में मैं देख रहा हूं, कुछ नहीं पूछा गया। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को घुट्टी मार के पी जाना है। दूसरा, केमिकल बॉन्डिंग आया है। इस चैप्टर को तो जीवन में भूल जाओ, कुछ हो जाओ, लेकिन आखिरी वक्त पे केमिकल बॉन्डिंग, या मैं क्या कहूं आपसे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। बॉन्डिंग कहते हैं ना, बॉन्डिंग जीवन में बहुत जरूरी है, जीवन में भी जरूरी है और केमिस्ट्री में भी जरूरी है। तभी तो बेटा 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहां से पूछे जाएंगे 4 से 5 क्वेश्चन? पिछले सालों में तो जो मैंने देखा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, एक तो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, सबसे ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन करा तो उसमें ज्योमेट्री या शेप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, इसको भूलना मत। दूसरा, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर आपने एमओटी करी, एमओटी में बेटा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालते हैं, बॉन्ड की स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, बॉन्ड की लेंथ कैसे निकालते हैं, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी स्पीसीज की, इसके क्वेश्चन कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा सर और क्या? वीबीटी एक बार देख लेना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की यार ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसे हो रही है। ठीक है, इसके बाद डाइपोल मूवमेंट। बोलो क्या? डाइपोल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, NH3 NF3 का एग्जांपल देख लेना, डाइपोल मूवमेंट किसका जीरो होगा, किसका नॉन जीरो होगा, इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं आपसे बार बार एक चीज कह दे रहा हूं, पढ़ना पूरा है, लेकिन मैं वो चीज बताते चल रहा हूं जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठते हैं, मैं वो चीज बताते चल रहा हूं जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठते हैं, जिसको छोड़ना ही नहीं है। देखो ना यार, आखिरी टाइम है, पढ़ा तो साल भर होगा, लेकिन आखिरी टाइम में ऐसी जो चीजें कि यार गलती से ये स्किप ना हो जाए, वो चीज मैं बता रहा हूं। और एनसीईआरटी तो एकदम घुट्टी मार के पी जाना है, एनसीईआरटी का एक एक एग्जांपल याद होना चाहिए, एक एक लाइन याद होना चाहिए। एंड पी ब्लॉक हमारी लेटेस्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको जितनी भी जनरल प्रॉपर्टीज और पहला एलिमेंट के बारे में डिटेल में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ट्रेंड सारे आपको ग्रुप के पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, उनके हाइड्राइड के साथ रिएक्शन, ऑक्साइड, उनके हाइड्राइड, उनके ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज, हैलाइड की प्रॉपर्टी, ये जनरल प्रॉपर्टीज आपको सारी पढ़ना है। तो आपने देख लिया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 11th की थी उसमें हमको क्या क्या देखना है, यस सर देख लिया। अब क्लास 12 पे आते हैं। आए है डी एंड एफ ब्लॉक, जनरली 2 क्वेश्चन हर साल, 3 मैक्स टू मैक्स, अगर कभी दिमाग फिर गया एग्जामिनर का तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब 2 से 3 क्वेश्चन किसी से भी आ सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आ सकते हैं, बोलो किससे आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आ सकते हैं, या सर जितनी भी जनरल प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी जनरल प्रॉपर्टीज, चाहे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें, चाहे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें, चाहे कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, चाहे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, चाहे कलर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, चाहे इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में बात करें, कुछ भी बात करें, चाहे अलॉय फॉर्मेशन के बारे में बात करें, 2 कंपाउंड K2Cr2O7 KMnO4, इनको तो रट के ही जाना, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, इनकी सारी रिएक्शन से याद करके जाना। तो बेटा ये एक ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी से जब पढ़ोगे थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन प्लीज एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, कोई भी रिएक्शन अगर पूछी जाएगी एनसीईआरटी से ही पूछी जाएगी। तो इस चैप्टर पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, हर लैंग्वेज को समझना, क्योंकि इस चैप्टर से असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। क्लियर है ना? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने पढ़ लिया। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब हम पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, तो कोई भी कंपाउंड की बेटा नॉमेनक्लेचर एक बार देख लेना, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म देख के चले जाना। 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म देख लेना, आइसोमेरिज्म पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, इस साल भी आ सकता है, ठीक है। वर्नर थ्योरी देख के चले जाना, वर्नर थ्योरी देख के चले जाना, वर्नर थ्योरी देख के चले जाना। और किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, या ज्योमेट्री, ये सारी चीजें जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप समझेंगे। और थोड़ा सीएफटी, पढ़ना तो सब है, लेकिन बता दिया कि हाँ इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पढ़ के ये चीजें पूछी जा सकती है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म, पिछले साल ही 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, नीट 2024 में। एंड लास्ट में पी ब्लॉक बता दिया मैंने। कोई भी ग्रुप आप पढ़ रहे हैं, 15, 16, 17, 18 मेरे बच्चे, पुरानी एनसीईआरटी में दिया गया है, आपको जनरल प्रॉपर्टी सारी पढ़नी है, उनके ट्रेंड्स पढ़ने और पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पे आपको एम्फेसाइज करना है। पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पे एम्फेसाइज करना है। जाके अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं, मैंने जो बोला है वही सत्य है। और पूरी एनसीईआरटी से पढ़ना है। किससे पढ़ना है? एनसीईआरटी से पढ़ना है। चलो, तो अब मैंने आपको ये प्रॉपर स्ट्रेटजी बता दी मेरे बच्चे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 से 15 आपको देखने को मिलेंगे। अगर 45 क्वेश्चन हैं तो उसमें से 12 से 15 क्वेश्चन लगभग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होते हैं। तो अगर आप इसका वेटेज देखेंगे तो बेटा करीब 25 से 35% का इसका वेटेज अपने को देखने को मिलता है, 25 से 35% का। ठीक है सर, मैंने आपको बता दिया 12 से 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक आते हैं। मतलब आपने ये 6 चैप्टर कर लिया तो आप ये समझिए कि आपकी इनऑर्गेनिक बेस्ट हो चुकी है। बाकी ऑर्गेनिक के कितना पोर्शन है? थोड़ा ज्यादा है, 37%, और फिजिकल का थोड़ा इससे कम, 35%, इनऑर्गेनिक का थोड़ा कम। लेकिन ये वेरी करता है, डिपेंड ऑन एग्जामिनर्स मूड। ये कोई फिक्स नहीं है, एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। क्लियर है ना? कि जो पेपर बना रहा है उस पर डिपेंड करता है उसने किन चैप्टर से क्वेश्चन कितने उठा लिया। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट ऑफ द टाइम किन चैप्टर से कितने क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। चलो अगली बात अगर मैं करूं, टिप्स फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो टिप्स दे रहा हूं ना बेटा, टिप पे याद कर लो। एनसीईआरटी, 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 पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू। आपको सारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस कर डालनी है और बुक को बहुत अच्छे से पढ़ डालना है। दूसरा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के आपके जितने भी एमसीक्यू हैं एकदम घुट्टी बना के पी जाना है। तीसरा, बीच में जो भी एग्जाम्पल
दिए गए हैं, एग्जांपल्स दिए गए, उनको बहुत अच्छे से कर डालना है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से आपको पता लग जाएगा कि एनसीईआरटी के बाहर से कभी कुछ नहीं आया है। यह तरीका होगा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस्ट करने का, और यही यूजफुल टिप्स थी मेरे बच्चे जो आपको करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी को दिमाग में सेट कर लेना है, जो भी ट्रेंड्स हैं उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। उन ट्रेंड्स में अगर आपको कोई एक्सेप्शन देखने मिल रहा है, क्या देखने मिल रहा है, कोई एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है, उन एक्सेप्शंस को बहुत अच्छे से याद रखना है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये तो इनऑर्गेनिक की बात हो गई, समझ गए ना, लेकिन डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, दिल धक धक हो रहा है, ठीक है, समझ नहीं आ रहा, रातों की नींद उड़ी हुई है, दिन का चैन उड़ा हुआ है, रिश्तेदार पूछ रहे हैं इस बार बेटा डॉक्टर तो बन जाओगे ना, ये जो सारे सवाल जवाब, इनका सब चीज का सॉल्यूशन ये है। आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं, याद रख लेना बेटा, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव रखता हूं कि यार मोटिवेशन और पॉजिटिव माइंडसेट अगर हमारे पास है तो हम 50 से 60 नंबर एक्स्ट्रा ले आते हैं। नीट इज ऑल अबाउट माइंडसेट का गेम। पढ़ते तो बहुत सारे बच्चे हैं, 22-25 लाख दे रहे होंगे, सब पढ़ के आ रहे हैं। ये मैटर करता है माइंडसेट। तो अगर माइंडसेट मैटर करता है मेरे बच्चे, हमेशा रिफ्रेश रहें। गर्मियों के दिन है, चलचलाती गर्मी है, तो याद रखना अपने माइंड को एकदम फ्रेश रखें, गर्म ना होने दे, पानी पीते रहें। दूसरा, पैनिक नहीं होना है। पेपर में पहला दूसरा क्वेश्चन टफ भी दिख जाए, डोंट पैनिक, हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने को चलना है। स्लीप वेल, रातों की नींद, दिन का चैन उड़ा हुआ है, भाई साहब नींद प्रॉपर लो। अगर नींद प्रॉपर नहीं लोगे ना, नींद प्रॉपर हो ही नहीं रही है तो दिमाग एकदम भटका हुआ रहेगा, यू कांट फोकस। हमें पेपर के टाइम, और एक आदत डालनी है, उतनी भरी गर्मी में, हमारा करीब 2 से 5 का पेपर होता है हमारा, उतनी भरी गर्मी में हमको पेपर देना है, वहां एसी वेसी भी नहीं होंगे एग्जाम हॉल में, तो नींद प्रॉपर लो। दिन में नींद ना आए आप लोगों को, रात को प्रॉपर 6-7 घंटे की नींद लो, ठीक है। कॉन्फिडेंट एटीट्यूड, आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। बोलो कैसा होना चाहिए, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको जाना है। याद रखना, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। माइंडसेट जितना पॉजिटिव होगा आपका, बोलो क्या बोला मैंने, माइंडसेट जितना पॉजिटिव होगा, आपको पेपर सॉल्व करना उतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मेरे बच्चे, क्वेश्चन को ये नहीं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, ये वर्ड्स बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। इन लाइंस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। हम सिली मिस्टेक्स ऐसे ही करते हैं। अभी भी आपको पता होगा कि किन जोन में हम सिली मिस्टेक कर रहे हैं, उनको एक बार आखिरी टाइम पे बहुत अच्छे से कर लो, सिली मिस्टेक से बचें। नाउ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर सॉल्व करते टाइम आप फिजिक्स को कितना टाइम देते हैं, केमिस्ट्री को कितना टाइम देते हैं, बायो को कितना टाइम, बॉटनी और जूलॉजी को कितना टाइम देते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको यहाँ पे कोई ज्ञान देने बिल्कुल नहीं आया हूँ कि बॉटनी को इतना टाइम दो, जूलॉजी को इतना टाइम दो, फिजिक्स को इतना टाइम दो, केमिस्ट्री को इतना टाइम दो। डिपेंड करता है बच्चे की, किसी की फिजिक्स अच्छी होगी, किसी की केमिस्ट्री, किसी की बॉटनी, किसी की जूलॉजी, तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देख ले। वो बच्चा खुद जानता है कि मुझे किस समय को कितना, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, लेकिन वो अभी से सोच ले बेटा। और अभी से ज्यादा भी मत सोचो, पूछो क्यों, एग्जाम में ये हमको नहीं पता ना कि एग्जाम में, ये हमको नहीं पता ना एग्जाम में कौन सा पोर्शन टफ आ जाएगा, इजी आ जाएगा, ये अभी से कुछ सोच के मत जाओ। वहां पे बस टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना, सोच लेना कि मुझे कितनी देर में कितना करना है। फिर अगली चीज, प्लीज बी पेशेंट, हैव पेशेंस बेटा। आपने साल भर पढ़ाई करा है, अपने दिमाग को सेटल रखो। ये मत सोचो सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा मेरे साथ, क्या मेरी भैंस पानी में डूब जाएगी, वहां पे गई भैंस पानी में वाली किस्सा हो जाएगी, या भैंस पानी में तैर के एकदम सिलेक्शन की राह पे पहुंचेगी। ये सब डिपेंड करता है आप आखिरी में कैसे जाते हैं। अगर आपने साल भर पढ़ा हुआ है, इन सारी टिप्स को अपना लेना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने टिप्स दे दी, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, इन बातों को बार बार दोहराना, कोई आपको कभी सिलेक्शन की राह में नहीं रोक सकता है। एंड मेरे साइड से बस इतना कहूंगा बेटा, आग लगा के आ जाओ पेपर में, हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। एंड कहते हैं ना, एक लाइन बोल देता हूं, अगर सोच लिया तो फिर हार नहीं, अगर सोच लिया तो फिर हार नहीं। कोई हमें हरा दे ऐसा कोई किरदार नहीं, कोई हमें हरा दे ऐसा कोई किरदार नहीं। बेटा अगर चाहा हो तो कोई भी पेपर क्यों ना हो, कोई भी सवाल क्यों ना हो, साल भर पढ़ा है, दिमाग में सेट रखो कि होगा सिलेक्शन।
होगा सिलेक्शन यार, ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहता हूं कि सिलेक्शन के बाद बहुत जल्द हम मिले। कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि यस सर, हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैं और तैयार हैं एग्जाम में तहलका मचाने के लिए। थैंक यू सो मच।